बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, हाथ को हाथ सजाई ना देता है। एसी से कमरा बहुत ठंडा हो रहा था। इसके बावजूद मेरी सास ने अपने बिस्तर पर बर्फ रखी हुई थी। मुझे पहले ही ठंड लग रही थी, ऊपर से रही सही कसर बिस्तर पर बर्फ ने निकाल दी। मैंने एसी की स्पीड कम करने की चाही, लेकिन सास ने मुझे कम ना करने दी। यूँ तो मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझे अपनी बेटी की तरह से रख रही थी, बल्कि बेटियों से भी बढ़कर मुझसे प्यार करती थी। शायद इनकी कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए। मगर इनकी कुछ कुछ हरकतों से मुझे चिढ़ सी थी, लेकिन मैं इनकी वो तमाम हरकतें खामोशी से बर्दाश्त कर लेती थी। वो भी तो मुझे महारानियों की तरह रखती थी। मेरे किसी काम में कोई ऐब नहीं निकालती थी, और ना ही कहीं आने जाने पर कभी मुंह बनाती या पाबंदी लगाती। मेरे शौहर दुबई में होते थे और घर में सिर्फ हम दो ही औरतें थीं। हम किराए के मकान में ही रहती थी। मेरी मकान मालकन बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन जैसे ही वो कभी हमसे किराया लेने या किसी और काम से आती, मेरी सास इनके सामने नहीं आती थी। और अगर कभी इन्हें मकान मालिक का सामना करना पड़ता तो वो नकाब कर लेती थी। मुझे इनकी इस हरकत पर हैरत होती थी। कई बार मैंने इनसे पूछा भी, लेकिन वो हमेशा मुझे किसी न किसी बहाने से टाल देती थी। इसी तरह से वो जब सोने के लिए लेटती थी तो एसी चलाकर और बिस्तर पर बर्फ रखकर सोती थी। इनसे जब मैंने इस बारे में इस्तफसार किया तो वो मुझसे कहती कि इन्हें शदीद गर्मी लगती थी, इसीलिए वो अपने साथ बर्फ रखकर सोती हैं। एक रात मैं और सास सो रही थी कि अचानक मुझे कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। पहले तो शदीद नींद के गलबे की वजह से मैंने इन आवाज़ों को अपना वहम जाना, मगर जब आवाज़ ज़्यादा बुलंद होती गई तो मुझे लगा कि जैसे हमारे घर में कोई घुस आया है। मैंने फ़ौरन मकान मालकन को फ़ोन किया। वो बेचारी आधी रात को हमारे घर पहुंची। मैंने जब सास के कमरे की लाइट खोली और सास की तरफ देखा तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि सास तो मेरा नाम सबा है और मैं पिंडी में रहती हूँ। मेरी शादी मेरे घर वालों ने कर दी थी। मेरे शौहर इकलौते बेटे थे और ससुर का इंतकाल मेरे शौहर के बचपन में ही हो गया था। घर में बस हम दो ही खवातीन थीं। शादी के कुछ अरसे बाद ही मेरे शौहर की दुबई में नौकरी हो गई थी और वो मुझे अपनी माँ के पास छोड़कर वहाँ चले गए थे। इनके जाने के बाद जब मैं घर में बोरियत महसूस करने लगी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं किसी स्कूल में जॉब कर लूँ। यूँ मैंने एक अच्छे और बड़े स्कूल में जॉब कर ली थी, पर मसला ये था कि वो स्कूल मेरे घर से बहुत फासले पर था। तब मैंने और सास ने शौहर के मशवरे पर स्कूल के करीब ही किराए का मकान ढूंढ कर वहाँ शिफ्ट हो गए थे और अपना मकान किराए पर दे दिया था। मेरी मकान मालकन से भी अच्छी दुआ सलामत हो गई थी। इनका हमारे घर आना जाना हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सास इनके आने पर या तो किसी काम में मसरूफ़ हो जाती या फिर सो जाती, और अगर कभी किसी न किसी वजह से इनका आमना सामना हो भी जाता तो वो नकाब कर लेती। मैंने एक दो बार इनसे पूछा भी कि वो इस तरह क्यों करती हैं, तो वो मुझे टाल देती। शुरू में जब मेरे शौहर दुबई गए तो मैं सास के साथ इनके कमरे में ही सो जाती थी, लेकिन इनके साथ सोना जो शेर लाना एक बराबर था। मेरी सास अपने कमरे में फुल एसी चलाकर और बिस्तर पर बर्फ रखकर सोती, और कमरे में इतना अंधेरा होता कि हाथ को हाथ सजाई ना देता। मुझे जब ठंड लगती और मैं एसी को हल्का करती या बल्ब जलाती तो वो मुझे सख्ती से मना कर देती। मैंने इनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने मुझे सख्ती से डांट दिया। बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वो और बातों में मेरे साथ इतनी अच्छी थी कि मैं इनकी डांट खामोशी से सुन ली और किसी को कुछ ना कहा। हाँ, इनके इस रवैये की वजह से मैंने अपना कमरा अलग कर लिया। एक दिन मैं रात को सो रही थी कि मुझे कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मैंने नींद में से अपना वहम समझा, लेकिन जब आवाज़ बुलंद होती गई तो मैंने उठकर कमरे का जायज़ा लिया कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। वो आवाज़ें मेरी सास के कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी सास का गला दबाने की कोशिश कर रहा था। मैंने डर कर फ़ौरन अपने मकान मालकन को फ़ोन किया। वो बेचारी भी मेरे फ़ोन पर दौड़ी चली आई थी। मैंने सास के कमरे की तरफ इशारा किया और वो मुझे लेकर कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने डरते डरते लाइट खोली और सास की तरफ देखा तो मेरी खौफ से चीखें निकल गई। इनकी आंखें बाहर निकली हुई थी और चेहरा खौफनाक हद तक लाल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनका गला घोंटने की कोशिश की थी। इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मकान मालकन मेरे पीछे ही थी। वो मुझे हटाकर कमरे में दाखिल हुई तो मेरी सास को देखकर
इन्हें भी हैरत का एक झटका लगा था। हम इनकी बेटी की मदद से मेरी सास को अस्पताल लेकर पहुंचे। इमरजेंसी में डॉक्टर ने इन्हें ट्रीट किया और हमें कमरे के बाहर ही रुकने को कहा। मैंने अपनी मकान मालकन से पूछा कि इन्हें मेरी सास को देखकर इतनी हैरत क्यों हुई थी। तब उन्होंने बताया कि वो मेरी सास को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, बल्कि वो और मेरी सास बचपन की सहेलियां थीं। लेकिन वक्त और हालात ने इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया था। उन्होंने बताया कि मेरी सास ने बचपन से ही बहुत दुख और तकलीफ़ें देखी थी। मेरी सास की वालदा का इंतकाल हो चुका था और इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ का रवैया अमूमन जैसा होता है वैसा ही था। इनकी सौतेली माँ ने इनके साथ बहुत जुल्म किया था, मगर वो कभी अपनी ज़ुबान पर हरफ़े शिकायत ना लाई थी। इनकी सौतेली माँ ने इन पर बहुत जुल्म किए थे। इनकी पढ़ाई छुड़वाकर इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही घर के कामों में छोड़ दिया था। एक दफ़ा मेरी सास ने अपने वालिद से सौतेली माँ की शिकायत की तो इनकी सौतेली माँ ने इनके वालिद के सामने तो इनसे माफ़ी मांग ली, मगर अगले ही दिन इनके घर से जाते ही इन्हें बहुत बुरी तरह से ज़दोकोब किया और इनसे कहा कि अगर वो दोबारा अपने वालिद से इसकी शिकायत करेगी तो इन्हें ज़िंदा जला देंगे। मेरी सास अपनी सौतेली माँ से डरने लगी थी और फिर दोबारा कभी अपने वालिद से इनकी शिकायत ना की थी। जब मेरे साथ शादी की उम्र को पहुंची तो इनकी सौतेली माँ ने इनकी शादी एक नशई और जुआरी से कर दी थी। वो इनको बहुत मारता पीटता था, इनको गलत कामों में मुलव्वस करना चाहता था। मेरी सास ने इसे बहुत बार समझाया बुझाया, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ना आता था। जब मेरी सास ने अपने शौहर का रवैया अपने वालिद को बताना चाहा तो इनकी सौतेली माँ ने एक बार फिर ये कहकर इनके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए कि अब इनके वालिद में इतना दमखम नहीं रहा कि वो इनके घर के मसलों में अपनी जान हल्कान करते फिरे। मेरी सास एक बार फिर से इस शख्स के रहमो करम पर आ गई थी। अब तो इनका एक बेटा भी हो चुका था, लेकिन वो शख्स फिर भी नहीं बदला था। जब इनका बेटा कुछ बड़ा हुआ तो मेरे ससुर का इंतकाल हो गया था। मेरी सास एक बार फिर से बेआसरा हो गई थी। वो एक दो बार अपने वालिद के घर गई तो इनकी सौतेली माँ ने इन्हें घर में घुसने तक ना दिया था और वो बेचारी दरवाजे से ही वापस आ गई थी। मेरी सास ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि इन्हें कोई नौकरी वगैरह मिल जाती। वो बेचारी दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। मेरी सास के पास कोई ऐसा ना था जिससे वो अपना गम बयान करती, स्वयं मेरी मकान मालकन के। लेकिन वो तो खुद हालात से मजबूर थी, तो सिवाय इसके दुख भरी बातें सुनने के और कुछ ना कर सकती थी। लेकिन मेरी सास अपने बेटे को एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इनका बेटा भी अपने बाप जैसा बने। मेरे साथ दिन रात मेहनत मजदूरी करती थी ताकि अपने बेटे को आला तालीम दिलवा सके, लेकिन वो नाकाम ठहरती। एक दिन मेरी सास के पास इनके शौहर का दोस्त आया और इसने मेरी सास को अपने साथ काम करने की पेशकश की। मेरी सास के सर पर तो बेटे का अच्छा मुस्तकबिल सवार था। उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे इस आदमी की काम की पेशकश मंजूर कर ली थी। जब मेरी मकान मालकन को मालूम हुआ तो उन्होंने मेरी सास को बहुत समझाया, लेकिन मेरी सास ना मानी। तब उन्होंने मेरी सास से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। मेरी सास भी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई थी। उन्होंने अपने बेटे को आला तालीम के लिए हॉस्टल में दाखिला दिलवाया। वह शख्स के हाथों अपनी इज्जत का सौदा कर रही थी। बिलाखिर मेरे शौहर एक ताबनाक मुस्तकबिल के साथ वापस लौटे। इस वक्त तक मेरी सास बिल्कुल कली हो चुकी थी। उन्होंने वो शहर छोड़ा और पिंडी में आकर रहने लगी। अब इन्हें अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने का शौक हुआ और यूं उन्होंने अपनी बेटे की शादी मुझसे करवा दी थी। जब मेरे शौहर नौकरी के लिए दुबई चले गए और मुझे घर में बोरियत होने लगी तो उन्होंने मुझे स्कूल जॉब करने का मशवरा दिया था। असल में वो मुझे घर से ज़्यादा दूर रखना चाहती थी ताकि मुझे इनकी बीमारी के बारे में इल्म ना हो सके। वो कैंसर में मुब्तला हो चुकी थी। जब वो कैंसर की दवाई खाती तो इनके जिस्म में से आग सी निकलने लगती। इसीलिए वो सोते वक्त इतना तेज़ एसी चलाती थी और बिस्तर पर बर्फ़ रखती थी। वो कमरे में अंधेरा भी इसीलिए रखती थी ताकि अगर कभी इनकी रात में तबीयत ख़राब हो तो मैं इनका चेहरा न देख सकूं। मेरी मकान मालिक ने इन्हें देखते ही पहचान लिया था, इसीलिए वो इनका सामना करने से कतराने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि कभी मुझ पर या इनके बेटों पर इनके काम का राज खुले। मैंने अपने शौहर को अपनी सास की तबीयत के बारे में बता दिया था। वो वहाँ से फ़िलहाल चल पड़े थे।
तकरीबन रात भर के इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया था। मैं जब इनके पास गई तो वो मुझसे नज़र तक ना ही मिला पा रही थी। मेरी मकान मालकिन भी वहीं थी। मैं इन दोनों को कुछ देर अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस लौटी तो मेरी सास ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और बड़ी मुश्किलों से टूटे फूटे अल्फाज में मुझसे अपने बेटे के सामने इनके राज को अफशा ना करने का वादा देने लगी। वो नहीं चाहती थी कि अब मैं इनकी आखिरी वक्त में इनके बेटे पर ही राज खुले कि इसकी माँ कोई बुरा काम करती थी। मैंने इनसे वादा कर लिया था और वो फिर से रोने लगी थी। मैंने इन्हें बहुत समझाया कि वो इस तरह ना रोए, लेकिन इनके आंसू थामने का नाम ना लेते थे। मेरे शोहर के पहुंचने से पहले ही एक दफ़ा फिर इनकी तबीयत बिगड़ी थी। डॉक्टर इन्हें लेकर फ़ौरन आईसीयू गए, लेकिन इस बार वो जानबर ना हो सकी और अपने खाल के हकीकी से जा मिली। मेरे शोहर ने दुबई की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था और अपने मुल्क में ही दूसरी नौकरी कर ली थी। इनको आज भी नहीं मालूम कि इनकी माँ की मौत की असल वजह क्या थी। वो बस यही जानते हैं कि इनकी माँ को कैंसर हुआ था। कुछ अरसे बाद मेरे शोहर ने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार कर लिया था, जो खूब तरक्की करने लगा। आज हम अपने बड़े से घर में 4 बच्चों के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपनी सास के नाम से हर महीने सदका खैरात करती रहती हूँ और इनकी